अब हम मज़ीद जान लेते हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में। जैसे कि अगर लास्ट वीडियो में देखा जाए तो हमने ज़ेम्बे लिमिटेड कंपनी के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर फेब और जनवरी दोनों मंथ्स के लिए बना ली थी। जनवरी में कंपनी का एक्चुअल नेट प्रॉफिट $63,000 आ रहा था, जबकि अगर हम फेब में आए तो फरवरी के महीने में कंपनी का एक्चुअल नेट प्रॉफिट $77,500 आ रहा है। अब हम जाएं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनी के लिए हमने रिकंसाइल करना है प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके लिए हमें दोनों तरह की स्टेटमेंट्स चाहिए, एब्जॉर्प्शन के अंडर भी और मार्जिनल के अंडर भी। अभी तक हमने एब्जॉर्प्शन की स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मजीद मार्जिनल की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ आए तो उसी तरह से हमने फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले कंपनी का नेम मेंशन किया, देन स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड जिसके लिए कंपनी ने स्टेटमेंट बनानी है। जिस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए सेल्स से स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट की थी, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब अगर जनवरी में देखा जाए तो बाकी सारा डेटा सेम रहेगा। सेल्स जो है वो $35 पर यूनिट है और सेल्स जनवरी की 9,000 यूनिट्स हैं। तो हमने यहाँ पर 9,000 यूनिट्स इंटू $35 करना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये $3,15,000 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री को लिखते हैं कि अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है। हम जनवरी के मंथ में देखें तो सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स के बारे में बताया गया है, ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसी तरह से ओपनिंग इन्वेंट्री को यहाँ पे भी हम नील कर देंगे और बाहर आउटर कॉलम में भी हम इसको नील कर देंगे। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद हमने बात की थी कि हम इसमें ऐड करेंगे वो यूनिट्स जो कि कंपनी ने प्रोड्यूस की हैं। तो अब अगर प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ आए तो कंपनी के पास प्रोडक्शन में मटेरियल भी ऐड हुआ है, कंपनी के पास लेबर भी ऐड हुई है और साथ ही साथ वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऐड हुए हैं, जिनको हम यहाँ पर देखें तो हमें अवेलेबल हैं 4 kg 3 पर केजी है। तो मतलब 3 इंटू 4 हम यहाँ ऑलरेडी 12 कैलकुलेट कर चुके हैं। साथ ही साथ 4 आवर्स हैं और 2 उस पे लेबर रेट लगता है, तो यहाँ पे $8 कैलकुलेट हो चुका है। $5 जो है वो वेरिएबल के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, जिनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद $1 जो है वो वेरिएबल सेलिंग प्राइस है, सेलिंग कॉस्ट है। तो हमने ये बात की थी कि जब भी कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करेगी तो हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट को वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली मटेरियल की कॉस्ट हम लिखेंगे जो कि 11,000 यूनिट्स हैं। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 11,000 यूनिट्स जनवरी की आ रही हैं। हमने 11,000 यूनिट्स को 12 से मल्टीप्लाई किया, जब कैलकुलेट किया तो ये 1,32,000 आ गया। इसी तरह से हमने वेरिएबल ओवरहेड को भी लेस कर दिया, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर को भी कैलकुलेट करके लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ टोटल आ जाएगा इन तीनों का। तो अगर इन तीनों का हम टोटल करें तो वो आता है $2,75,000। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग में ऐड कर ली प्रोड्यूस यूनिट, उसमें से फिर हमने लेस कर देनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को देखा जाए तो जनवरी में 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई थी, जिनमें से 9,000 यूनिट्स जो हैं वो सेल हो गई थी। तो रिमेनिंग 2,000 यूनिट्स बचती हैं, तो 2,000 यूनिट्स को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमने प्रोड्यूस्ड यूनिट पे सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट लगाई है, जिनमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है। हमने यहाँ पे वेरिएबल की सेलिंग को नहीं लिया। लेकिन अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखें तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आए तो ये हमारे पास मटेरियल की है, ये लेबर की है और ये वेरिएबल ओवरहेड की है। अगर हम तीनों को टोटल करें 12 प्लस 18 प्लस 5 तो ये हमारे पास आ जाता है $25। अब अगर हम यहाँ पर आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो $25 पर चल रही है। तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टोटल अब इतनी कॉस्ट लगी है ओपनिंग और प्रोड्यूस में, लेकिन इसमें से अभी कुछ क्लोजिंग भी है, तो क्लोजिंग की कॉस्ट को हम लेस कर देंगे। जब हमने क्लोजिंग की कॉस्ट को लेस कर दिया तो ये $2,25,000 हमारे पास आ जाएंगे।
अब हमने इन सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब लेस करना है तो ये हमारे पास $90,000 आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि लेस करनी है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने से और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने से पहले आ रही है। अब ये जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है ये हमारे पास 9,000 यूनिट्स पे आएगी क्योंकि 9,000 यूनिट्स सेल हुई हैं। अब जब हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन क्यों आ गया? क्योंकि हमने तमाम तरह की वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना दिया। और हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग के अंदर हमने जो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को ट्रीट किया है। इसका ये मतलब है कि कंपनी जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग पे चल रही है जब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वेरिएबल की सेलिंग कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर रही है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आने के बाद हमने इसमें से लेस करनी है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमें दो तरह की दी गई थी। एक हमें दी गई थी प्रोडक्शन और एक हमें दी गई थी सेलिंग। प्रोडक्शन जो दी गई थी वो थी 20,000 और जो हमें दी गई थी सेलिंग वो थी 2,000। उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद जब हमने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करना है तो ये आ जाएगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे 81,000 में से 20,000 और 2,000 को लेस करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 59,000 रुपीज का एक्चुअल नेट प्रॉफिट जनवरी के महीने के लिए अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। अब इसी तरह से ये तो जनवरी के लिए हो गया, हमने फरवरी के लिए भी कैलकुलेट कर लेना है। अब उसी तरह अगर सेल से स्टार्ट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 11,500 यूनिट्स आ जाएंगी फरवरी के लिए जो कि सेल हुई हैं। उसके बाद हमने इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखना है जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी और जो प्रोडक्शन है वो आ जाएगी और साथ ही साथ उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री देखें तो जो जनवरी की क्लोजिंग थी वही जो है वो फरवरी की ओपनिंग हो जाएगी। तो $25 को हम 2,000 यूनिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये $50,000 आ जाएगा। इसी तरह से अभी जो प्रोड्यूस हो रही हैं यूनिट्स वो फरवरी के महीने में 9,500 प्रोड्यूस हुई हैं और 25 ही उसकी कॉस्ट हमने लगाई। तो ये हमारे पास $2,37 जो है वो आ जाएगी फिनिश टेक फॉर द पीरियड। अब अगर देखा जाए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं बची क्योंकि यहाँ पर 11,500 यूनिट्स जो हैं वो सेल की गई हैं जिनमें 9,500 प्रोडक्शन में थी और जो 2,000 है वो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की। तो इन दोनों का टोटल जो है वो 11,500 बनता है। अब ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी जिसको हम आउटर कॉलम में मेंशन करेंगे और इसको हमने प्रॉफिट में से लेस करना है। उससे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में लेस कर लेते हैं। सेल्स में से प्रोडक्शन की कॉस्ट को लेस कर देंगे और फिर साथ ही साथ वेरिएबल की जो सेलिंग कॉस्ट आएगी हमने उसको लेस करना है क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन निकालने से पहले ही वेरिएबल की कॉस्ट जो है वो लेस करेंगे क्योंकि तमाम तरह की वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में लेस होती है। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें फिक्स कॉस्ट को चार्ज करेंगे और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया था। प्रोडक्शन और सेलिंग की कॉस्ट फिक्स में सेम ही रहेगी जो कि 20 और 2,000 रुपीज है और डॉलर्स है। साथ ही हमने एक्चुअल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया $81,500 का। अब हम देखें तो अगर ये तो हमारे पास आ गया है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर तो फरवरी के जो हमारे पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 77,500 जबकि डेटा सेम है और जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें 81,500 आ रहा है। तो 81,500 में से 77,500 लेस करें तो ये 4,000 का डिफरेंस आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हुए फरवरी के महीने के प्रॉफिट्स का। अब हमने रिकंसाइल करना है फेब और जनवरी दोनों के प्रॉफिट्स को। तो यहाँ पे हम देखें तो 59,000 प्रॉफिट है जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 63,000 प्रॉफिट है। तो यहाँ पर 63,000 में से अगर हम $59,000 को लेस कर देंगे तो ये 4,000 आ जाएगा। मतलब कि दोनों मंथ्स के प्रॉफिट्स में 4,000 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने इस डिफरेंस को सेटल करना है, हमने इसको रिकंसाइल करना है जिसके लिए हमने यहाँ पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दी है।
जिसमें हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है उसको रिकंसाइल करके जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है उसकी तरफ लेके आते हैं। वो किस तरह से हम लेके आते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या प्रॉफिट आता है अगर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को इस्तेमाल करे। तो हम देख सकते हैं कि जनवरी में 63,000 और फरवरी में 77,500 का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है 63,000 और $77,500। हमने यहाँ पे जनवरी और फरवरी के प्रॉफिट को लिख दिया है। उसके बाद हमने बात की थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है और प्रॉफिट में डिफरेंस जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से ही आता है। और हमने फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक में प्रोडक्ट कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट चार्ज की जाती है और एक में प्रोडक्ट कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती, तो डिफरेंस जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का आता है, इसलिए हम यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट यूज हुई भी है, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। तो जिस मेथड में फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट का हिस्सा बनाई गई है, फिक्स्ड कॉस्ट को रखा गया है, तो वहां पर हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे। और दूसरी जगह जहां पे फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में हम ऐड बैक कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड फिक्स्ड ओवरहेड को। अब यहाँ पे हमने क्यों क्लोजिंग इन्वेंट्री लिया है, क्योंकि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में अगर हम आए तो ये हमें जो फरवरी है उसके लिए ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है, क्योंकि वो जनवरी की क्लोजिंग ही फरवरी की ओपनिंग है, लेकिन मंथ ऑफ जनवरी में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन। हाँ, अगर तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होती तो यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री को चार्ज की जाती उसको भी लेस करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है जनवरी से रिलेटेड, तो हमने जनवरी से रिलेटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री में से फिक्स कॉस्ट को रिमूव कर दिया है और साथ ही साथ इसी फिक्स कॉस्ट को हमने फरवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर दिया है ताकि दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर हो जाए। और एक्चुअली जो इनका बैलेंस है वो नील हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं 4,000 लेस में है और 4,000 ऐड में है। तो प्रॉफिट को सेटल करने के लिए फिक्स कॉस्ट को दोनों जगह से एलिमिनेट करना जरूरी है। वो किस तरह से हम कर सकते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जिस पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में फिक्स कॉस्ट चार्ज की गई है वहां से एलिमिनेट करना है और मार्जिनल कॉस्टिंग में उसको ऐड कर देना है। उसके थ्रू हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर हम देखें तो 63,000 में से हमने लेस कर देना है 4,000, तो ये आ जाएगा 59,000 का प्रॉफिट। और अगर हम जनवरी के प्रॉफिट में आए तो जनवरी के प्रॉफिट के मुताबिक मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे पास $59,000 का प्रॉफिट ही आ रहा है। इसी तरह अगर फेब में आए तो $77,500 में से ऐड करना है हमने इसमें $4,000 को, तो जब हम ऐड करेंगे तो वो प्रॉफिट $81,500 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आए तो हम देख भी सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो $81,500 का आ रहा है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जब भी बनाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड अगर एब्जॉर्प्शन में क्योंकि एडेड होते हैं तो एब्जॉर्प्शन में से निकाल देंगे, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें से वो ऐड नहीं हुए होते उसमें तो हम वहां पर उसको ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर तो क्लोजिंग और ओपनिंग हमें जिस मुताबिक दिया गया है हमने उस मुताबिक उसको चार्ज किया है, लेकिन अगर तो जनवरी से रिलेटेड हमें ओपनिंग दी गई होती तो हम उसको भी एडजस्ट करते। तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि कंपनी अपनी पहले स्टेटमेंट्स बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स दोनों कॉस्टिंग मेथड्स के अंडर, और उसके बाद कंपनी अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने ज़ैम्बे लिमिटेड कंपनी के लिए बनाकर देखी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक कंपनी सिंगल डेटा के थ्रू किस तरह से दोनों कॉस्टिंग मेथड की बेसिस पर अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, और उस स्टेटमेंट के जो प्रॉफिट्स आते हैं वो क्लोजिंग या किसी भी इन्वेंट्री की वजह से उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो डिफर करते हैं। और हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को मार्जिनल कॉस्टिंग पे प्रॉफिट के साथ मर्ज करके सेटल करके देख लिया कि किस तरह से रिकंसिलिएशन की जाती है प्रॉफिट की।